बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 का एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 17 का। असल में ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारी हेल्प करने वाला है चैप्टर 18 की अंडरस्टैंडिंग में, उसके कंसेप्ट को देखने में, उसके कंसेप्ट को समझने में। तो इसलिए हमने इसको एक सपोर्टिंग लेक्चर के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि मेन हमने चैप्टर 18 जो है उसका आगाज़ करना था। तो लेकिन ये क्वेश्चन भी इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी बैंड थ्योरी का एक फेमस क्वेश्चन है चैप्टर 17 का। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ये क्वेश्चन गुजरावाला में 2018 में, डीजी खान में 2018 में, साहिवाल में 2019 में और फैसलाबाद बोर्ड में 2019 में ये पूछा गया है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो तादाद है, बता रही है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस रखूँगा। तो टेक्स्ट जो है वो आप जब पुट अप करेंगे अपने, मैं शायद बोर्ड पे ये टेक्स्ट इसका पुट अप ना कर सकूँ, सिर्फ उसके कंसेप्ट जो है वो आपके सामने डिस्कस करने ज़रूरी थे, लेकिन मैंने हेडिंग्स की तरतीब फिर भी बना दी है कि अगर आप इसको बुक से याद करना चाहते हैं तो इन हेडिंग्स की तरतीब याद रखें, इस रिस्पेक्ट से इसको याद कर लें। तो सबसे पहले फार्मेशन ऑफ बैंड्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बैंड्स को, और फिर इंसुलेटर, फिर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से। तो ये इसकी हेडिंग्स हैं। तो ये 5 हेडिंग्स हैं, इनको आप ज़हन में रख लें तो आप खुद ब खुद ही इस क्वेश्चन को आसानी से लिख लेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले फार्मेशन ऑफ बैंड्स के, बैंड्स बनते कैसे हैं इनकी तरफ गौर करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं बैंड्स की फार्मेशन की, कि बैंड्स की फार्मेशन कैसे हुई और इसका आइडिया जो है वो किस तरह से मिला हमें। देखें, हम अगर एक आइसोलेटेड एटम को फोकस करते हैं, एक आइसोलेटेड एटम के ऊपर गौर करते हैं कि उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो किस तरह से हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक आइसोलेटेड एटम है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स से कि हाइड्रोजन ही है, हम सिंपलेस्ट एटम जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का ये एटम आपके सामने है और उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का एटम जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये हम सीखते हैं, पढ़ते हैं कि ये एनर्जी लेवल L कहलाता है। फर्स्ट वाला K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है। सो दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये देखें, ये K, ये L, ये M और ये N। दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं इसके हाइड्रोजन के एटम के। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं ये आइसोलेटेड एटम में ही पाए जाते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है कि ये शार्प एनर्जी लेवल्स हैं और ये डिसकंटिन्यूस मैनर में है। मैं अगर इसकी एनर्जी डायग्राम बना के आपको सिखाना चाहूँ, देखें ज़रा, लेट्स से कि हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, या एनर्जी डायग्राम ना भी बनाएं, आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनर्जी डायग्राम। चले, मैं ऐसे करता हूँ, ये जो फर्स्ट शेल है, के शेल, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके अंदर इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी है जी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के शेल के अंदर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो उससे हाई शेल है, एल शेल है, लेट्स से कि इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एम शेल है उसके अंदर फर्दर हाई हो गई है एनर्जी, लेट्स से कि वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे हाई हो गई है, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। तो ये डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़ मैंने डिस्कस कर दी हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, आपको पता है कि एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। हमने जिस बात के ऊपर फोकस करना था वो ये है
कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में आ जाएगा, लेकिन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएगा? उसके लिए इस एटम के अंदर एनर्जी स्पेस अवेलेबल नहीं है। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 4.1 होगी, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, वो इस एटम का पार्ट ही नहीं बन सकता। रीज़न क्या है कि इसके अंदर वो एनर्जी स्टेट ही नहीं है। इसके अंदर जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्टेट है, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, 4.1 भी नहीं है, 4.2 भी, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 5, 5.1, 5.2, तो 6.9 तक इस पर कोई एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद 7 है। इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस पैटर्न या फिर डिस्क्रीट एनर्जी पैटर्न, कि एक 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए एनर्जी स्पेस मौजूद है, उसका एनर्जी लेवल मौजूद है, एनर्जी शेल मौजूद है, लेकिन उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आई है और उसके बाद डायरेक्ट फिर 7 का है। 7 के बाद फिर 7.1, 2, 3 सारा 8 ख़त्म हो गया, फिर 8.9 भी नहीं है, फिर डायरेक्ट 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी शेल है वो अवेलेबल है। इसी तरह से 9.1, 2, 3, 4, 5 वो सारे लेवल्स नहीं हैं, डायरेक्ट जाके फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेवल मौजूद है। ये जो पैटर्न है इस तरह का, ये डिस्क्रीट एनर्जी पैटर्न कहलाता है या फिर इसको डिसकंटिन्यूस एनर्जी पैटर्न बोलते हैं, और ये शार्प लेवल्स होते हैं। इसमें ज़रा सा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन उस शेल का या उस एटम का पार्ट नहीं बन सकता। तो सिर्फ वो एनर्जीज़ अवेलेबल हैं जो मैंने आपके सामने शो की हैं। इस तरह से हर इंडिविजुअल एटम का एनर्जी पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, लेकिन आप कॉपर की एग्जांपल दे सकते हैं, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड ले सकते हैं, लेकिन जब भी उसका आइसोलेटेड एटम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एनर्जी पैटर्न ऐसा ही होगा। ये था डिस्क्रीट एनर्जी पैटर्न किस केस में, यानी अब मैं इसकी एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो देखें ये एनर्जी डायग्राम इस तरह से होगी। ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। मैंने बोला कि ये जो है ये इसकी एनर्जी 10 थी, इसकी 9 थी, इसकी 7 थी, और ये जो सबसे लोएस्ट था इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। अब देखें इनके दरमियान में गैप्स हैं, डिसकंटिन्यूटी है और शार्प एनर्जी लेवल्स हैं। शार्प से क्या मुराद है कि 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अगर एनर्जी है तो वो भी इस एटम का पार्ट इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता। अगर किसी की एग्जैक्ट 7.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो उसके लिए तो एनर्जी स्पेस अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी की 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की तो वो भी इस एटम का पार्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब है शार्पनेस ऑफ द लेवल्स। तो शार्प डिस्क्रीट एनर्जी पैटर्न होता है, इस चीज़ की मेरे हमें समझ आ गई होगी। ये है आइसोलेटेड एटम का पार्ट। अब ज़रा देखें, ये सारी जो बातें कर रहा हूँ सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये हमने क्वेश्चन में पुट अप नहीं करनी। क्वेश्चन बड़ा ये इसका आप जब बुक देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स की आप देखेंगे कि जो मटेरियल है वो चंद लाइनें हैं वो आपने लिख लेनी है। तो हम अब बात करते हैं कि मैं अगर एक और एटम इसके पास लेके आता हूँ, ये आइसोलेटेड एटम नहीं रहा, अब हमने एक और एटम जो है इसके पास इस तरह से लेके आए, तो आप देखेंगे कि ये जो आउटर लेवल्स थे ये आपस में स्प्लिट अप हो जाएंगे, ये रीअरेंज करेंगे अपने लेवल्स को। तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, आइसोलेटेड एटम नहीं रहा, अब जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, तो एनर्जी स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो लेवल्स एनर्जी स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको आप सब लेवल्स भी बोल सकते हैं, वही सब लेवल्स जो है वो एनर्जी स्टेट कहलाती हैं। लेकिन अगर देखें मैं एक और एटम जो है उसको भी यहाँ पे इन दोनों के पास लेके आता हूँ तो वो स्प्लिटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो सब लेवल्स और बढ़ जाएंगे, वो 3 फर्दर सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर n नंबर ऑफ़ एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, जिस तरह के सॉलिड मटेरियल में कोई रेंज तो नहीं होती ना, तो सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से अगर n नंबर ऑफ़ एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो जो एनर्जी लेवल्स थे वो फर्दर n सब लेवल्स में, सब एनर्जी स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ना, ये इतनी क्लोज होती हैं, लेट्स से कि जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का शेल तो अवेलेबल है, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि ये बहुत सारे एटम मिक्स हुए, इनके लेवल्स आपस में इंटरमिक्स हुए, उनकी मिक्सिंग से क्या हुआ है
कि हमारे पास अब बैंड्स की शक्ल में एनर्जीज अवेलेबल हैं। वो एनर्जी स्टेट्स इतनी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, इतना कम डिफरेंस होता है। यानी लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि अब हमारे पास 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्टेट होगी, 4.2 की, 4.3 की, 4.5, यानी ये देखें 4 से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक एनर्जी स्टेट बन गई। 7 से लेकर लेट्स से कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमारे पास एनर्जी स्टेट बन गई। ठीक है, इसी तरह से 9 से लेकर 9.5 तक एक एनर्जी स्टेट बन गई। अब जरा उसी जो लेवल्स थे उनसे सब लेवल्स बने। अब यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 4.1 है तो वो इस बैंड में आ जाएगा, 4.2 वाला भी इसी बैंड में आ जाएगा, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी इसी बैंड में आ जाएगा, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी, यानी 4.1 से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बैंड के अंदर, अब इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। वो जो पूरी रेंज बन गई है, अब वो पहले जो लेवल्स थे वो डिस्क्रीट पैटर्न अब ख़त्म हो गया। अब वो इतनी क्लोजली एनर्जी स्टेट्स हैं कि हम उनमें फ़र्क ही नहीं कर पा रहे, ऐसे लग रहा है कि वो कंटिन्यूस रेंज है, कंटिन्यूसली यानी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है हर, यानी जो एनर्जी लेवल्स है जो भी हमारे जहन में आता है उसकी स्टेट अवेलेबल है। यानी 4 से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुड रिजाइड इन दिस एरिया। इस एरिया को, उस रीजन को हम बैंड का नाम दे रहे हैं, जो यानी बहुत सारे एटम्स के लेवल्स की मिक्सिंग से एक ऐसा एक रीजन बनता है। उस रीजन के अंदर मतलब एक रेंज बन जाती है कि 4 से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तमाम वो इलेक्ट्रॉन उस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस रेंज का नाम हमने बैंड रख दिया है। इसी तरह से मैंने बोला था कि लेट्स से कि जिनकी जो एनर्जी है वो 6 से लेकर 7 तक है, यानी 6.1 से लेकर 6.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6.9 और 7, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बैंड के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको फ़र्क पता चल गया कि पहले जो थी वो सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी पैटर्न्स थे, ज़रा सा भी एनर्जी का फ़र्क आता था तो उसकी स्टेट अवेलेबल नहीं थी। अब हमारे पास एक रेंज बन गई है, और उस रेंज के अंदर तमाम एनर्जी स्टेट्स जो है वो अवेलेबल है, लेकिन इनके दरमियान में अभी भी कुछ फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स हैं। ये जो स्टेट्स हैं ये ऐसी स्टेट्स हैं जो ऑक्यूपाइड नहीं की जा सकती, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड नहीं कर सकता। सिर्फ ये वाली जो स्टेट्स हैं ये परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स हैं। तो दीज स्टेट्स आर कॉल्ड परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स, यानी ओवरलैपिंग से सारी स्टेट्स ऐसी नहीं बनती कि हर तरह का इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हो। ये परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स हैं और ये फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स हैं। जिस तरह से हमने देखा ना कि 4 के बाद 7 आया, दरमियान में गैप था, उस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। बैंड्स में भी ऐसा होता है कि बैंड्स के अंदर भी दो बैंड्स के दरमियान में एक जगह होती है, उस रीजन का नाम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शेल्स में हमने देखा था, शेल्स के अंदर भी दो शेल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, तो बैंड्स के अंदर भी दो बैंड्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स बोला जाता है, और वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। तो ये था जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स कैसे हुई। अब मैं टाइप्स ऑफ बैंड्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए जी टाइप्स ऑफ बैंड्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंड्स में देखें, अब डिफरेंट बैंड्स बनते हैं, हम उनके डिफरेंट नाम रखते हैं उस तरतीब के साथ कि जिस तरतीब के साथ इनके शेल्स की मिक्सिंग हुई है। देखें हाइड्रोजन के एटम की हमने एग्जांपल ली थी। हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें बेशक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी शेल्स सारे ही अवेलेबल हैं। के भी है, एल भी है, एम भी है, एन भी है, यानी तमाम एनर्जी स्टेट्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये जो शेल है ये वैलेंस शेल कहलाता है। लास्ट ऑक्यूपाइड शेल जो है उसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। इससे जो ऊपर वाले शेल है ये वाले, ये हाई एनर्जी शेल कहलाते हैं। इनको हाई एनर्जी शेल्स बोलेंगे या लेवल्स बोलेंगे, हाई एनर्जी लेवल्स हैं। ये जो हाई एनर्जी शेल्स हैं, ये जो हाई एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें आपस में जब मिक्सिंग होती है तो इनकी समझ लें कि मिक्सिंग से कंडक्शन बैंड बन जाता है। तो कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से जो ऊपर वाले एनर्जी स्टेट्स हैं, जो ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी शेल्स हैं, उनकी ओवरलैपिंग से, उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग से समझ लें कि क्या बन गया है, कंडक्शन बैंड। तो ये सारे बैंड्स आपस में तमाम एटम्स के मिक्स होंगे, तो इससे हमारे पास एक बैंड बनेगा, उसका नाम हम रखेंगे कंडक्शन
बैंड, ये कंडक्शन बैंड बनेगा। ये कैसे बना है मैं फिर से बोल देता हूँ कि वैलेंस शेल आखिरी शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी शेल्स ज़रूर अवेलेबल होते हैं। बेशक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उससे ऊपर नहीं है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी स्टेट्स और वो एनर्जी लेवल सारे मौजूद होते हैं। बेशक वो हाइड्रोजन का एटम है, बेशक कोई भी वो एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, हर एटम के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। तो लास्ट जो उसका शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उसको हम वैलेंस शेल का नाम देंगे। उससे ऊपर वाले जो शेल्स होंगे उनको हाई एनर्जी शेल्स बोल दें। तो उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग से कंडक्शन बैंड बनेगा। फिर हम बात करते हैं, यानी 3 किस्म के बैंड्स बनेंगे। एक होगा कंडक्शन बैंड और एक होगा वैलेंस बैंड और तीसरा होगा कंप्लीटली फील्ड बैंड्स। तो मैं उनके नाम यहाँ पे तरतीब से लिख देता हूँ। कंडक्शन बैंड, पहला बैंड कैसे बना है, ये हाई एनर्जी शेल्स की ओवरलैपिंग से बना है। और नंबर 2 पे आ जाएगा वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड से डेफिनेटली कम होगी। और नंबर 3 पे आ जाएगा कंप्लीटली फील्ड बैंड, या खाली उसको फील्ड बैंड ही बोला जाता है, फील्ड बैंड। तो ये देखें 3 किस्म के बैंड्स होते हैं। मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ बैंड्स हम इसमें जिक्र करेंगे, तो बड़ा इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वैलेंस शेल से ऊपर वाले जो शेल्स हैं, हाई एनर्जी शेल्स, उनकी जब स्प्लिटिंग होती है, उनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो उससे कंडक्शन बैंड बनता है। फिर बारी आ जाती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस शेल जो हैं उनकी ओवरलैपिंग की, वैलेंस शेल की समझ लें कि ओवरलैपिंग हुई, उनकी स्प्लिटिंग हुई, तो वहाँ पे जो बैंड बना वो वैलेंस बैंड बना। वैलेंस शेल, लेट्स से कि ये वैलेंस शेल है, तो इससे निचले वाले जो शेल होंगे वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होंगे किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम को। अगर आप देखते हैं, ठीक है, कॉपर को देखते हैं, आयरन को देखते हैं, तो उनके वैलेंस शेल से बिलो जो शेल हैं वो भी फिल्ड अप होते हैं। तो उनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो वो ओवरलैपिंग से फिर एक कम्प्लीटली फील्ड बैंड बनेगा, यानी उसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले ही फील्ड अप हुए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है, ये जो बैंड है ये तो पहले ही फिल अप है। ठीक है, इसके अंदर पहले ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल अप है, कोई भी इसमें फर्दर कैपेसिटी नहीं है, और ना ही ये कंडक्शन में कोई रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अवेलेबल नहीं होते फॉर द कंडक्शन। तो असल में जो इलेक्ट्रॉन इन 2 बैंड्स के अंदर आएंगे, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे। अब फिर हम देखते हैं कि मैंने टाइप्स ऑफ बैंड्स भी आपके सामने मेंशन कर दिया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो कंडक्शन करैक्टरिस्टिक के अंदर रोल प्ले करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस एनर्जी बैंड थ्योरी का कंसेप्ट जो बना है हमारे जहन में, एनर्जी बैंड थ्योरी किस तरह की है, तो उसकी हेल्प से हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसुलेटर को देखते हैं। सो एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने बोला कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं किसके अंदर, कंडक्शन की करैक्टरिस्टिक में। किसी भी मटेरियल में जो कंडक्शन होती है करंट के पास करता है नहीं करता, तो एनर्जी बैंड थ्योरी हमें बताती है कि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम फिर से बनाते हैं, लेट्स से कि मैंने ये बना दिया है, ये है जी, सबसे ऊपर जो होगा मैंने पहले बोला है वो हमेशा कंडक्शन बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड है। तो अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हैं किसको, लेट्स से कि हम इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन करते हैं किसकी हेल्प से, एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से। तो कंडक्शन बैंड को सबसे पहले देखें, उसके बाद होगा वैलेंस बैंड। ये तरतीब से वही तरतीब आ रही है जो शेल्स की तरतीब होती थी, यानी सबसे ऊपर जो है वो हाई एनर्जी शेल्स होते हैं,
फिर वैलेंस शेल होते हैं, फिर नीचे कम्प्लीटली फील्ड शेल्स होते हैं। तो वही तरतीब जो है बैंड्स के अंदर है। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और इससे नीचे जो है होंगे वो कम्प्लीटली फील्ड बैंड्स होंगे, हमें उनको नहीं डिस्कस करना। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में सिर्फ ये दो अपना रोल प्ले करेंगे, हम इन्हीं की हेल्प से सारी की सारी इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक जो है उनको एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में फॉरबिडन एनर्जी स्टेट है, और इस फॉरबिडन एनर्जी स्टेट के अंदर जो गैप है एनर्जी का वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी करेंगे डेफिनेटली, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, वो 15 भी, वो 50 भी, वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी हो सकते हैं। ये सारे इसकी रेंज होगी। तो जब इतना बड़ा गैप आ जाए, ठीक है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मुराद है अबव 20, लेट्स से 15 to 20 आई थिंक। तो ये इतना बड़ा जो एनर्जी गैप है, अब कंडक्शन बैंड आप ज़रा सोचे, पीछे जाएं, तो कंडक्शन बैंड कैसे बना था, यानी जो वैलेंस शेल से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये वैलेंस शेल था, इससे जो ऊपर वाले शेल थे इनकी ओवरलैपिंग से, ये तो खाली होते हैं, ये तो एम्प्टी होते हैं भाई। तो इसलिए कंडक्शन बैंड खुद हमेशा एम्प्टी ही रहेगा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हाई एनर्जी शेल्स की ओवरलैपिंग से बना है, तो वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लिहाजा ये हमेशा खाली रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाने हैं वो वैलेंस बैंड से ही जाने हैं, और वैलेंस बैंड हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है, वो पार्शली फील्ड भी हो सकता है। तो कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होगा। वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है, पार्शली फील्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाने हैं, ये हम जनरल बात कर रहे हैं अभी, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाने हैं वो वैलेंस बैंड से ही जाने हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर उनको आप एनर्जी दें, हीट करें, तो वो अगर जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहेगा। प्लास्टिक है, वुड है, आप उसको जला भी देंगे ना तो वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा वो मटेरियल, लेकिन उसमें से करंट पास नहीं करेगा। जब मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड वाली तो नहीं ना होगी, फिर इसके ऊपर ये थ्योरी लागू नहीं होगी, फिर उसमें आइंस बनेंगे, फिर कंडक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन वो तो स्टेट ही बदल गई, फिर हम उसके ऊपर ये थ्योरी लगा भी नहीं सकते। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो मेल्ट नहीं होता उसमें से करंट नहीं पास करेगा। तो इसलिए ये जो इंसुलेटर्स हैं, इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स हैं, या फिर जो दोनों की एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि उस एनर्जी डिफरेंस को कवर नहीं किया जा सकता। आप अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई भी कर देते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि कंडक्शन बैंड हमेशा के लिए खाली रहेगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा, क्योंकि याद रखें कंडक्शन बैंड ही वो बैंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद होंगे तो वो मटेरियल कंडक्टर कहलाता है, वरना वो इंसुलेटर कहलाएगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं वही कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा जो निचले इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये रीज़न थी कि इंसुलेटर जो है वो हमेशा के लिए क्या रहता है, इंसुलेटर ही रहता है, उसमें हीट देने से या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रोल था किसका, इंसुलेटर का। अब हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर में देखें क्या है, ये इंसुलेटर्स थे और ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स की अगर आप डायग्राम बनाते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से, अगर उसका एनर्जी लेवल्स डिस्प्ले करते हैं तो ये देखें, ये सबसे पहले कंडक्शन बैंड है और उसके बाद वैलेंस बैंड उसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। ये देखें, ये वैलेंस बैंड जो है ओवरलैप कर जाता है इसके ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में अवेलेबल थे, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कंडक्शन बैंड का पार्ट बन गए हैं। तो इसका मतलब इसका कंडक्शन बैंड जो है इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्ट भी करता रहता है हमेशा। तो कंडक्टर इसीलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की तादाद मौजूद होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है वो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रोल प्ले करना शुरू कर देता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना और हीट को कंडक्ट कराना शुरू कर देता है।
तो ये कंडक्टर्स का बिहेवियर था। यही वजह है कि कंडक्टर्स जो हैं उसमें आसानी से करंट पास करता है। वजह क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को मिल जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें से करंट आसानी से पास करता है। अब आप देखें अगर सेमीकंडक्टर्स को, ये देखें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है, सेमीकंडक्टर्स की अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ये देखें तो मैंने यहाँ पे दूसरे बैंड को जिक्र ही नहीं किया, बुक वाले ने भी नहीं किया हुआ, यानी कम्प्लीटली फिल्ड बैंड, क्योंकि उनको हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्ट ही नहीं प्ले कर रहे कोई। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये देखें हम दो एनर्जी लेवल बनाते हैं, कंडक्शन बैंड का और दूसरा वैलेंस बैंड का। तो आप ये नोट करें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और निचले वाला वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस है वो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसके राउंड अबाउट होता है। तो इतना जो कम डिफरेंस है एनर्जी का, इसको ओवरकम किया जा सकता है। अब इसका भी कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होता है, लेकिन इसमें वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप थोड़ा सा इनको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ये जंप करके किस में जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में फिर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेंगे तो इसकी कंडक्शन बढ़ती जाएगी। तो यही वजह है कि जो हमने कल जिक्र की थी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें हमने बात की थी कि रूम टेम्परेचर से कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाती है किसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। उसके कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। मैंने बोला था फ्री हो जाता है, वो फ्री होकर कहाँ जाता है, यानी एनर्जी देने से बॉन्ड टूटता है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके अंदर, वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये हम कल जिक्र कर चुके हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, कि वैसे तो सारी की सारी कोवलेंट बॉन्डिंग हुई थी, लेकिन हीट देने से बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रोल प्ले करता है। लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर होल्स बन जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही उस होल को फिल करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको भी मूव करने का एक पाथ मिल जाता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई करते हैं तो दोनों ही कंडक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन भी, और जो होल्स वैलेंस बैंड के अंदर पाए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में बराबर रोल प्ले करते हैं। ये हम कल इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इतना ही देख रहे थे सेमीकंडक्टर्स के अंदर कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर का एनर्जी बैंड थ्योरी के हवाले से किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमने देखा कि ये इनका जो एनर्जी गैप है दोनों बैंड्स के दरमियान में, वो इंटरमीडिएट है किसके, इंसुलेटर के और कंडक्टर के। तो इसमें तो बिल्कुल ही ओवरलैप किए हुए थे शेल्स, और इसके अंदर जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था, और इसमें गैप जो है वो ना तो ओवरलैप है और ना बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि एनर्जी देने से जो कंडक्शन है सेमीकंडक्टर के अंदर बढ़ती है। यही वजह है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का नेगेटिव होता है। वजह, जब आप उनको हीट अप करते हैं तो उसकी कंडक्शन बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि कंडक्शन बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा, तो जिसकी वजह से उनकी कंडक्शन बढ़ जाती है। इनका टेम्परेचर कम करते जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, सारे के सारे वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड खाली हो जाएगा, तो उस वक्त ये परफेक्ट इंसुलेटर बन जाएगा। इसका मतलब लो टेम्परेचर पे 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे, हाई टेम्परेचर करेंगे, तो जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है वो कंडक्शन शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो ये था एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से। तो इसका मतलब जो कंडक्शन बैंड है, अपना कंडक्टर्स होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती है। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि कंडक्टर में पहले ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कंडक्ट करना था वो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल थे। वो आप अगर फर्दर टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो उस टेम्परेचर के राइज़ होने की वजह से उनकी वाइब्रेशनल मोशन इलेक्ट्रॉन की जो है वो ज़्यादा होती है, रैंडम मोशन ज़्यादा होती है, नेट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, जो करंट को चाहिए होती है, वो ख़त्म हो जाती है, लिहाजा रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब आप टेम्परेचर राइज़ करते हैं
तो उसका नतीजा ये नहीं निकलता कि वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशनल मोशन को बढ़ाए, बल्कि वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है इसमें वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देती है कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की तादाद का इजाफा होता चला जाता है। जितनी तादाद बढ़ती जाती है उतनी कंडक्शन बढ़ती जाती है। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा कर रही है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ पे तादाद में इजाफा नहीं करती, तादाद पहले ही सैचुरेशन पे है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, उनकी रैंडम मोशन में इजाफा करती है। यही वजह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। ये एनर्जी बैंड थ्योरी थी। आप इसको अब थोड़ा सा अपनी टेक्स्ट बुक में से सिलेक्टेड मटेरियल है, पहले बड़ा ब्रीफ से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें से ये हेडिंग्स की तरतीब लगा के इसको लिख लीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर 18 शुरू करेंगे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।